everyone, I welcome you all again at Alliance IAS Academy in this online platform जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को MCQs के थ्रू कवर करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने डे 9 के सेशन में आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं कि हम किस तरीके से इसमें अप्रोच रखते हैं। बेसिकली इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना होता है और फिर उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके इसका आंसर चेक करना होता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो या एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो अपना पार्टिसिपेशन पूरा रखिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चैंडलर गुड Government Index is an annual index released by Singapore-based NGO. Second statement is, all of the top 10 countries are high income as defined by the World Bank. आपको यहाँ पे करेक्ट कोड बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से तो आपने बिल्कुल ये टॉपिक पढ़ा होगा। गुड गवर्नमेंट से रिलेटेड ये आपका इंडेक्स है और एक गुड गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है आजकल आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से हमें पता चल रही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये जो आपका इंडेक्स है इसको सिंगापुर बेस्ड आपका जो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है वो निकालता है। यहाँ पे आपको 104 गवर्नमेंट्स को इसमें आपका रैंक किया जाता है और किस तरीके से एक गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो किस तरीके से एक सिटीजन को अफेक्ट करती हैं उसके बेस पे यहाँ पे इसमें रेटिंग करी जाती हैं। तो अगर हम इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा और बात करें तो इस इंडेक्स में जो आपकी 10 टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें से 7 आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और जैसा कि आपका क्वेश्चन में भी था कि जितनी भी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो आपकी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने डिफ़ाइन किया है उनको हाई इनकम कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्ड यूज़ नहीं करा गया है, यहाँ पे हाई इनकम कंट्री वर्ड यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला टैग नहीं है। और वैसे भी ये टैग जो होता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है, ये कंट्रीज़ अपने अपने हिसाब से किसी दूसरी कंट्री को एज अ डेवलपिंग या डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड रिकॉग्नाइज करती है। इंडिया की जो रैंक है इसमें आपकी 49th रैंक है। तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में सिंगापुर में इसमें टॉप किया है। एशिया से सिंगापुर यहाँ पे दिखा है, फिर आपका ओशियानिया से आपका न्यूजीलैंड दिखा है और अमेरिका से आपका कनाडा यहाँ पे दिखा है। तो इस तरीके से इसमें बात करी गई है। तो अब इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रोजेक्ट डंटक इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइनर मोटरेबल रोड्स इन। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट दंटक जो है ये जो बेसिकली यहाँ पे आपका मोटरेबल रोड बनाने के बारे में यहाँ पे बात करी तो किस कंट्री में आपका ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका भूटान। बेसिकली 1961 में आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो और अब इस साल इस प्रोजेक्ट के आपके 60 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो इंडिया का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसे यहाँ के करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका भूटान से रिलेट करता है। इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साहेल रीजन इज़ एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि साहेल रीजन ये भी आपका न्यूज़ का पार्ट था। आपने द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में इसके आर्टिकल्स देखे होंगे इसके बारे में। तो आपको बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है। काफ़ी ईजी कर दिया गया है ये क्वेश्चन, अगर आप कॉन्टिनेंट की बात क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए अफ्रीका। बेसिकली जो साहेल रीजन है आपका ये अफ्रीका की ये जो आपकी कलर्ड जो आपकी यहाँ पे कंट्रीज़ दिख रही हैं, आपकी मॉरिटानिया, मैली हो गया, नाइजर, नाइजीरिया, चाद, सूडान। तो ये जो कंट्रीज़ हैं बुर्किना फासो,
तो ये कंट्रीज़ आपका साहेल रीजन फॉर्म करती है। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन वॉल बनाने की बात करी जा रही थी, तो इसीलिए ये रीजन आपका न्यूज़ में था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साहेल रीजन आपका अफ्रीका में पड़ता है। अब आप इसमें ये चीज़ भी देख सकते हैं कि ये अफ्रीका के कौन से पॉइंट में दिख रहा है, आपको नॉर्दर्न पॉइंट में दिख रहा है या फिर नीचे सदर्न पॉइंट में। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आपके नॉर्दर्न पॉइंट में दिख रहा है और ये काफ़ी फैला हुआ रीजन है, मतलब इन सब कंट्रीज़ को मिला के साहेल रीजन कंसिडर किया जाता है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग जोग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस को एटलस रख के कवर कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पे इसको अप्रोच रखते हैं, तो यहाँ पे तो मैं आपको इसमें मैप के थ्रू दिखा रही हूँ, बट आप कोशिश करें कि इसके बाद आप एक बार उसे एटलस में भी खुद अपने अपने लेवल पे भी अप्रोच करें और पर्टिकुलरली कंट्रीज़ को मार्क करें, उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें, उनकी बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ देखें। इस तरीके से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इजीली कवर होते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करनी है। ये आपकी कंट्रीज़ दी गई हैं। टर्की आपका न्यूज़ का पार्ट था अभी कल परसों, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बना है। ईरान तो हमेशा से रहता है, तो ग्रीस, ईरान, टर्की, मोरक्को। अब आपको यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करना है, तो आपके ऑप्शंस हैं BACD, ABDC, BCAD या फिर ABCD। थोड़ा सा ये अगर आपको लोकेशंस का आइडिया होगा तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन से भी करते हैं तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इजी हो जाता है फिर ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है C, विच मीन्स आपका BCAD। तो देखते हैं कहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपका टर्की आपका ये रहा, ओके, आपका मोरक्को आपका ये रहा, आपका ग्रीस यहाँ पे है और ईरान आपका इस तरफ पे आता है। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ को हम इसमें जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो आपका पहले आ जाएगा ईरान, फिर आएगा टर्की, फिर आएगा ग्रीस, देन आएगा आपका मोरक्को। तो इस हिसाब से आपका सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही हो जाती है कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, तो आप इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी चेक करेंगे, आप ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी चेक करेंगे, और आप अटलांटिक ओशियन तो नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि स्पेन और मोरक्को इनके बीच में एक स्ट्रेट होती है। तो अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन सी स्ट्रेट है, प्लीज़ उस स्ट्रेट का नाम कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं, कमेंट सेक्शन में करें, ताकि सबको पता चले कि वो कौन सी स्ट्रेट है। तो आई होप आपको पता होगा, बहुत कॉमन फेमस स्ट्रेट है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड गिवन इन आर्टिकल 266 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड कंसोलिडेटेड फंड। स्टेटमेंट सेकेंड, the fund is used to meet unexpected or unforeseen expenditure given in Article 267 called public account. आपके ऑप्शंस हैं A only, B only, both या none। आई होप आप लोग पॉलिटी के लेक्चर्स जो हिमांशु सर कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें अच्छे से कवर कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें ही आपका ये डिस्कस हुआ था कि कंसोलिडेटेड फंड कौन से पार्ट में आता है, ओके, पब्लिक अकाउंट कहाँ आता है, कंटीजेंसी फंड कहाँ आता है। तो आई होप अगर आप लोग को कवर कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फुल टॉस हो जाता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है A ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सेकंड वाले में आपका कंटीजेंसी फंड की बात करी जा रही है। बेसिकली 267 फर्स्ट में जो आपका फ़ंड होता है वो कंटीजेंसी फंड होता है, और ये ही वो फंड होता है जो अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब अगर हम इसके बारे में फिर नेक्स्ट जो फंड है, हम पब्लिक अकाउंट जो फंड है आपका आर्टिकल 266 के सेकंड पार्ट में आता है। जितना भी अदर पब्लिक मनी होता है अदर देन जो कंसोलिडेटेड फंड में कवर हो रखा है, उसके अलावा जितना भी मनी होता है वो आपका पब्लिक अकाउंट में आता है।
गवर्नमेंट को इससे परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट, डजंट नीड परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है इस अकाउंट से पैसे लेने के लिए। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आप इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि पहला जैसे इसने बताया है कि कंसोलिडेटेड फंड में आपके टैक्सेस नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से मिलके बनता है। ओके, कंटीजेंसी फंड आपका एक फिक्स्ड कॉर्पस होता है जो कि फिक्स रखा रहता है, ताकि जैसे कि मैंने बताया कि अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट्स हैं उनके लिए। और पब्लिक अकाउंट जो जितना भी मनी आपका कंसोलिडेटेड फंड में के अलावा जहाँ जाएगा वो आपका पब्लिक अकाउंट में जाएगा। सारे एक्सपेंडिचर आपके कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं, कंटीजेंसी से अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होते हैं, और बाकी जो जितना भी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड वाला अमाउंट है वो पब्लिक मनी से जाता है। कंसोलिडेटेड फंड में आपको परमिशन चाहिए प्रायर टू एक्सपेंडिचर। कंटीजेंसी फंड में आप निकालने के बाद परमिशन ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को करने के लिए रखा गया है, इसीलिए आप या तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका परमिशन होता है वो आप बाद में भी ले सकते हैं। और फिर नीचे इन्होंने तीनों के आर्टिकल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 266 फर्स्ट आपका कंसोलिडेटेड फंड का है, 267 फर्स्ट आपका कंटीजेंसी का है, और 266 2 आपका पब्लिक अकाउंट का है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So, a corporate tax is an indirect tax levied on the net income or profit of a corporate entity. Second statement, the tax is imposed at a specific rate as per the provisions of Income Tax Act 1961. आपको यहाँ पे करेक्ट कोड बताना है, A only, B only, both या none। देखते हैं आंसर क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स अभी न्यूज़ में भी था इसीलिए इसमें बात हो रही है। और आपका जो बजट भी आया था अभी का 2021 का, इसमें भी हमने दुनिया में सबसे कम अपना कॉर्पोरेट टैक्स रखा है, तो इसीलिए ये आपका फिर न्यूज़ का पार्ट हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका बी ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है। बेसिकली ये आपकी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं ना जो बीच में हमारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो गलत हो गया है वो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये आपका नेशनल लेवल पे भी लगता है, आपका स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे भी लग सकता है। ओके, और ये जो आपकी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो कि आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने बजट कवर किया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 2021 के बजट में हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कितना करा है। ईजी स्टेटमेंट है, पर आपको पता होगा तो आप एकदम से बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना हमने कॉर्पोरेट टैक्स को रखा है। अगर हम आगे कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो नेट इनकम जो होती है कंपनी की, उस पर आपका कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लगाएगी और यहाँ पे आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा दैट इज़ रिड्यूस्ड। मैंने इसमें स्लाइड में ही आंसर दे दिया है, तो आई गेस आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अब, क्योंकि इस बार हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% जो पहले था उसे 22% कर दिया है एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए फ्रॉम 25% से 15% कर दिया है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर्ड स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, क्योंकि जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है ये आपका बजट में पार्ट था, तो इसीलिए ये आपका इसका क्वेश्चन बच जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि मैं ट्राई करूँगी कि इसमें हम थोड़ा 2021 के बजट को भी कवर करते हुए चलें, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए ओनली।
विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि एक सेक्टर्ड स्कीम। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो सेक्टर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जहाँ पे पूरा पैसा आपका यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जहाँ पे आपका कुछ शेयर जो होता है स्टेट का भी होता है। तो इस तरीके से ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक भी हो सकता है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है। और अब आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि हेल्थ जो है कौन से सब्जेक्ट, हेल्थ किसका पार्ट होता है, यूनियन के सब्जेक्ट का पार्ट होता है, या स्टेट के सब्जेक्ट का पार्ट होता है, या कंकरेंट का पार्ट होता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो अब अगर इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा बात करें तो इसमें कुछ इंटरवेंशंस जो गवर्नमेंट ने करे हैं, तो इसमें वो नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वन हेल्थ का, फिर वो 4 रीजनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वीरोलॉजी के 15 हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशंस विल बी देयर, एंड देयर विल बी सम रूरल अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सो at district level also, and also at the public health units in other state, in 11 states also. Then further on there will be also some critical care hospital blocks. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही वाइड अप्रोच रखा है। ओके, और इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी गई हैं इंटरवेंशन करने के लिए। और आगे भी अगर हम बात करें तो लेबॉर्ट्रीज़ भी इसमें इन्होंने ऐड करी हैं, बायो सेफ्टी लेवल लेबॉर्ट्रीज़ इन्होंने सेटअप करने की। और बाकी चीज़ें इसमें हैं वो आप एक बार इससे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। So, India's real GDP to record a growth of 11% in 2021 to 2022 and nominal GDP by 15.4%, the highest since independence. दूसरा स्टेटमेंट, इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आई होप अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे कवर किया होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने 2021 और 2022 के लिए प्रोजेक्शंस दिए थे, और किस तरीके से उन्होंने जो प्रीवियस ईयर जो चला गया 2020 के बारे में उन्होंने एस्टीमेट बताया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका दोनों सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि क्योंकि हमें एक बार के लिए लग सकता है कि पहला स्टेटमेंट शायद गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा टर्म डबल डिजिट में ये प्रोजेक्शन बता रहे हैं 11%। तो एक बार के लिए हम थोड़ा सोचते, बट स्टिल ये सही है कि हमारा जो रियल जीडीपी, देखिए दो तरीके की होती है जीडीपी। अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है किसी कंट्री का, वो उसका जीडीपी काउंट किया जाता है, उसके टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन नेट प्रोडक्शन हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका जीडीपी, वो उसकी जीडीपी होती है। तो रियल जीडीपी जो एक्चुअल जीडीपी होती है, और नॉमिनल जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि 11% हमारा बताया गया है 2021-2022 के लिए रियल जीडीपी, और 15.4% नॉमिनल। तो ये हाईएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी बताया गया है कि हमारा जो 2020 ईयर चला गया उसमें 7.7% से हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट भी हुई है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो कोविड का जो एक मेन रीज़न था इस वजह से, और ऑल्दो उसके पहले से भी काफ़ी जो एस्टिमेशंस थे वो इस तरीके से चल रहे थे, तो इस वजह से। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15.7% का डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में देखा जाएगा, और 0.1% का सेकेंड हाफ में। फिर उसके बाद सेक्टर वाइज बात करी, बताया है इन्होंने। फिर इन्होंने करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में बताया है कि 3.1% जीडीपी का रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस। देखिए दो तरीके का अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है और दो चीज़ें होती हैं, डेफिशिएट एंड सरप्लस। तो सरप्लस होता है कि जब जब हम ज़्यादा करते हैं, और डेफिशिएट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो सरप्लस मतलब ज़्यादा और डेफिशिएट मतलब कम। तो अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट फिर दो तरीके का अकाउंट होते हैं, फिर ये बहुत स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखें कि करंट अकाउंट सरप्लस हमारा 1.3% जीडीपी का बताया गया है 2020 ईयर के लिए टू 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, फर्स्ट हाफ की बात करी गई है।
इसके बाद ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड। So the Basel Convention aims to protect the environment by bringing the measures for forest conservation. Second statement, it came into force in 1992 and its secretariat is situated in Geneva, Switzerland. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन्वायरमेंट बेस्ड कन्वेंशन है, तो देखते हैं इसका आंसर है ए ओनली, क्योंकि ये आपका फॉरेस्ट से नहीं वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड आपका कन्वेंशन है, इसीलिए ये आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। 1992 में फोर्स में आया था, बिल्कुल सही है। इसका सेक्रेटरीट आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही है। ये प्रायर कंसेंट अप्रूवल के बेस पे अप्लाई करता है। और यहाँ पे की जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है आपका हजार्डियस वेस्ट का या अदर वेस्ट का, उसको यहाँ पे ये रेगुलेट करने की बात करता है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसमें जो बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड यहाँ पे जो ये बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन को इलीगल भी कंसीडर करते हैं। फिर बाकी इसमें डिटेल्स दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने आपका इंश्योर किया है कि जो मेंबर हैं इसके, जितने भी नेशंस मेंबर हैं, तो जितना भी हजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनका स्टोरेज हो गया, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उनका ट्रीटमेंट हो गया, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी, फाइनल डिस्पोजल, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोल की बात करते हैं और इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। फिर इन्होंने आपका डिफ़ाइन भी करा है वेस्ट को कि वेस्ट क्या होता है। ओके, और फिर इन्होंने एनेक्स भी बना रखे हैं, लाइक जैसे एनेक्स 1 जो है यहाँ पे हजार्डियस वेस्ट को डिफ़ाइन किया है, एनेक्स 2 में आपका अदर वेस्ट को डिफ़ाइन करा गया है। तो इस तरीके से इसमें फिर डिफ़ाइन भी करा गया है। तो यहाँ पे आपके 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बेसल कन्वेंशन आपके हजार्डियस वेस्ट से रिलेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे इन्होंने वेस्ट को किस तरीके से 2 एनेक्स में डिफ़ाइन करा है। इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपका पहला स्टेटमेंट है मैनी कंट्रीज गेव वुमेन मोर राइट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर हैव एंडेड इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द अपर क्लास लॉस्ट देयर लीडिंग रोल इन सोसाइटी। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब अगर मैं बताऊं कि दोनों स्टेटमेंट सही क्यों हैं, इससे पहले मैं ये बताती हूँ क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे। बेसिकली जो हमने टर्की वाला सेशन करा था, तो उसमें ही आपका जो अर्मेनियन जेनोसाइड की जो बात करी गई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही ये बोला गया था कि तो टर्की ने अर्मेनियन पीपल पे जेनोसाइड कंडक्ट किया था। तो इस वजह से ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर इस वजह से न्यूज़ में आ जाता है। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपका यूरोप है 1922 वाला, तो आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से आपका सेग्रीगेटेड यूरोप है पूरा। ओके, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपके जो एम्पायर्स थे वो आपको देखने को मिलते थे। आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साथ हुआ करते थे। ओके, आपका जर्मनी भी ये नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपका 1992 वाला मैप है। तो अब अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें, तो आपका अगर मैं इसका स्टैटिक वाला पोर्शन देखूं तो ये 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस पर 2 फोर्सेस ने लड़ाई करी थी, एलिड एंड सेंट्रल फोर्सेस। आपको पता ही होगा कि एलिड फोर्सेस में आपके फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन थे। यूएस बाद में ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल फोर्सेस थे वहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गारिया। ऑटोमन एम्पायर जो इसके बाद पूरी तरीके से टूट चुका था। ऑस्ट्रिया और हंगरी भी इसके बाद आपका दिखा था आपको अलग होता हुआ। जर्मनी को किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के थ्रू यहाँ पे कई सैंक्शंस फेस करने पड़े थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर के अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो कई कंट्रीज़ ने आपको वुमेन को वोटिंग कई और राइट्स दिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो यहाँ पे आप इसका मोटो समझिए। बेसिकली हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर में जो थे लोग मरे, सोल्जर्स मरे, बेसिकली मैन मरे।
ओके। तो जब मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो ब्रेड अर्नर होगा घर का, वो आपकी फ़ीमेल होगी। तो जब आप फीमेल बाहर जाएंगी, अब वो काम करने जा रही हैं, अब वो काम करने जाएंगी तो अब उनको राइट्स भी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि वुमेन्स को अब और राइट्स मिलने लगे, क्योंकि अब उन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी कि अगर हम कमा रहे हैं तो लाइक हमें भी राइट्स मिलने चाहिए। दूसरा, अपर क्लास लॉस देयर लीडिंग रोल इन द सोसाइटी, क्योंकि लोगों को दिख चुका था कि अपर क्लास किस तरीके से फेलियर दिखाता। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पहली ऐसी घटना थी जिसने मतलब दुनिया ने एक इतने बड़े उस पर डिस्ट्रक्शन देखा था। हर चीज़ की तरह से डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी के लेवल पे आपका, इकोनॉमी बेस पे आपका, पॉलिटिकल उस पे आपका, हर चीज़ को तबाह होते हुए देखा था। तो जो लीड अपर क्लास था उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी उस पर क्वेश्चन हुआ था। तो अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास था वो उठेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही हो जाते हैं। और इस तरीके से आपका हम आज के सेशन के एंड में पहुंचते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। कमेंट सेक्शन में नहीं तो अपनी कॉपी में कहीं पे, लेकिन आपने ज़रूर अपने परफॉर्मेंस को ज़रूर काउंट किया होगा कि आपने कितने मार्क्स अटेन करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।